अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है खैरियत से हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लिख के स्टार्ट कर सकूँ। ओके ग्रेट। अच्छा जी, कल हम लोग बात कर रहे थे कार पार्किंग सिस्टम के ऊपर। हम लोगों ने कुछ क्यूरीज रन की थी जिससे डाटा हम लोगों ने फेच किया। अब नेक्स्ट पार्ट था उसका जिसके अंदर हमें एक एडिट फॉर्म जो है वो क्रिएट करना था। ठीक है। सो एडिट फॉर्म बेसिकली इसलिए कि आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें, क्योंकि कल हमने क्रिएट किया था दो डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट किए थे एडिट और डिलीट के लिए। ठीक है, जिससे हम किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। बट दोज वर ओनली लिंक्स। उन लिंक्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना और उससे डाटा लेना, ये हमारा प्रोसेस अभी रहता था। तो आज पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू फ्यू थिंग्स अबाउट वर्डप्रेस एंड अपवर्क। So it will be a mixed lecture today. So let's first have a visit of our system. तो ये हमारा सिस्टम था जहाँ पे हमें बेसिकली टोकन्स जो थे वो नज़र आ रहे थे कि कितने सिस्टम जो है वो हमारे, कितनी जो बेसिकली कार्स हैं वो पार्क हैं। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर लॉगिन करने के लिए हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन और टेस्ट रखा था। तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे कोड किया हुआ ताकि हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले आए, और इस डैशबोर्ड में यहाँ पे जो लॉग्ड इन यूज़र है उसका नेम आ रहा है एडमिन, और ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया था ताकि ड्राइवर नेम से हम ड्राइवर की डिटेल चेक कर सकें। तो हम ड्राइवर के नेम पे क्लिक करेंगे तो विल मूव ऑन टू ड्राइवर स्क्रीन। तो यहाँ पे दो लिंक कल क्रिएट किए थे एडिट और डिलीट के लिए। ठीक है, लेकिन ये लिंक अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। तो करना क्या है, सिस्टम हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। बैकएंड पे हमारे ड्राइवर्स, व्हीकल्स और टिकट्स और मेंबरशिप कार्ड्स ये सारे रिकॉर्ड में हैं। हमें बेसिकली सिस्टम को एडिटेबल बनाना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, हमें पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए ताकि हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें जिस तरह चाहे। एडमिन रिकॉर्ड को अपडेट कर सके, किसी कार की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, किसी ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, किसी मेंबरशिप की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको क्रेड स्क्रीन चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम क्रेड स्क्रीन इस तरह की बनाएं जो कि हमारी रीयूजेबल हो। ठीक है, एक तो आप सिंपली कोड करते हैं और फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, उसमें टाइप बता देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने एक स्क्रीन अपनी जनरेट कर ली। लेकिन जब आप क्रिएट की स्क्रीन बनाते हैं, आपने फॉर्म बनाया, फिर आपने एडिट की स्क्रीन बनाई, फिर आपने फॉर्म बनाया, फिर आपने डिलीट की स्क्रीन बनाई या अपडेट की बनाई, फिर आपने फॉर्म क्रिएट किया। सो व्हाई नॉट मेक इट अ स्केलेबल कोड कि हम एक कोड लिखें और जितनी एंटिटीज हैं उन सब के लिए हम लोग जनरेट करवा लें मुकम्मल क्रेड। हम एंटिटी नेम दें और ऑपरेशन दें, और वहां से हमारा मुकम्मल फॉर्म ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स और समथिंग लाइक दैट। सो पहले मैं एक नॉर्मल फॉर्म जो है वो बनाने लगा हूँ, उसके बाद हम लोग स्केलेबल जो है उसको करेंगे। सो पहले मैं इस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पहले ये व्हीकल और ड्राइवर की इंफॉर्मेशन है। ड्राइवर की इंफॉर्मेशन को मैं पहले इसका जो टाइटल है बेसिक वो प्रोवाइड कर दूं ताकि इंफॉर्मेशन के मामले में हमें इशू ना आए कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हम राइट नाउ देख रहे हैं। पेज के हेडर के ऊपर उस टेबल का नेम होना चाहिए या एटलीस्ट पेज का नेम होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो ड्राइवर इन्फो डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर आपके पास आ रहा है ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें मरीना वन पार्किंग प्लाजा के नीचे बेसिकली चाहिए पेज इन्फॉर्मेशन। तो एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्लास ले लेते हैं पेज डैश इन्फो की। ठीक है, और इसके अंदर वी कैन क्रिएट एन अदर H2, और यहाँ पे हम इसको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हेडिंग दे देते हैं। और आई वांट टू मेक इट शॉर्ट, इसको H5 दे लेते हैं।
वैसे तो आपके पूरे पेज में एसईओ वाइज एक ही H1 का टैग होना चाहिए जो पेज की हेडिंग दे, लेकिन यहाँ पे हम जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस चाहिए उसको हम लार्ज कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम छोटा कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल व्यू से हमारे ज़्यादा जो फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। सो ये टेबल की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ अपने ड्राइवर्स को एडिट करना। मैं चाहता हूँ मैं एडिट पे क्लिक करूँ, एक स्क्रीन आए, उसके ऊपर मेरे ड्राइवर का नाम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, ड्राइविंग लाइसेंस ये फॉर्म में पॉपुलेट हो जाए, और उस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करके सेव कर लूँ। So let's create an edit screen, new file, save driver dash edit dot php। तो फाइल जब आप नाम सेव करें तब आप अंडरस्कोर यूज कर लें, ड्राइवर अंडरस्कोर एडिट डॉट php। और एट सम पॉइंट आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि यहाँ पे डैश यूज कर लेते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपका क्या बेसिक जो आप समझते हैं कि आप किस नेमिंग रूल को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारी फाइल्स अगर मैं बिगर प्रोजेक्ट्स देखूँ तो उसमें डैश होती है, और वेरिएबल नेम्स में लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई एम यूजिंग अंडरस्कोर हेयर, आप यहाँ पर डैश यूज कर सकते हैं। ड्राइवर इन्फो विल बी सिमिलर टू ड्राइवर एडिट, दोनों तकरीबन सेम होंगे, सिर्फ फर्क इतना होगा यहाँ पे एक टेबल पॉपुलेट हो रहा है, वहां पे सिर्फ एक फॉर्म पॉपुलेट होगा। सो बेसिकली जब आप ड्राइवर इन्फो के पेज के ऊपर हैं, दोबारा अगर इस स्क्रीन को देखें तो आपके पास यहाँ पे एडिट और डिलीट के अंदर नीचे अगर देखें यूआरएल आ रहा है, यहाँ पे बॉटम के ऊपर स्क्रीन के बॉटम पे एक यूआरएल आ रहा है। ठीक है, ड्राइवर आईडी इज इक्वल टू 1। तो आपको आईडी पास करनी है ड्राइवर एडिट की फाइल को, ताकि वो आईडी हमें मिले, हम डीबी से डाटा लें उसी एक ड्राइवर का, उसको फॉर्म में पॉपुलेट करवा दें। सो ड्राइवर की आईडी आपके पास इस रो में आ रही है। ठीक है, और वो आपने फॉरवर्ड करनी है एडिट अंडरस्कोर या ड्राइवर अंडरस्कोर एडिट, फाइल नेम देख के लिखिएगा लिंक यहाँ पे। ड्राइवर अंडरस्कोर एडिट जो मेरा यहाँ पे फाइल नेम था वही मैंने इधर यूज किया, और उसके आगे मैंने ड्राइवर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और उसके आगे हमारी लग जाएगी क्यूरी स्ट्रिंग। तो यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क देना है, ड्राइवर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, आगे आपकी वैल्यू पीएचपी में अवेलेबल है तो डॉलर रो, और रो के अंदर आईडी। ठीक है, क्योंकि ये वाला अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये सिर्फ टीबीएल ड्राइवर से डाटा लेके आ रहा है। स्टैरी का मतलब है सारे कॉलम, तो सारे कॉलम्स में आईडी का जो कॉलम है वो ड्राइवर के आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमने पास करना है एडिट स्क्रीन को। जब यहाँ से इंफॉर्मेशन एडिट स्क्रीन को पास करेंगे तो एडिट स्क्रीन पे हमारे पास आपके पास गेट के अंदर ड्राइवर आईडी आ रहा होगा, तो सिमिलर कोड होगा। एसक्यूएल से दोबारा आप डाटा फेच करेंगे, सिर्फ एक फर्क आएगा कि यहाँ पे हम जो टेबल जनरेट करा रहे हैं हमें वो टेबल नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक फॉर्म। तो उसी स्क्रीन की कॉपी मैंने ली, उसको नेक्स्ट पेज पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं अपना फॉर्म जनरेट करवाने लगा। तो फॉर्म कैसे जनरेट करवा सकता हूँ, पीएचपी को यहाँ आप क्लोज कर लें, और जहाँ पे आपकी ब्रेसेस जो है वाइंड हो रही है वहाँ पीएचपी दोबारा ओपन कर लें। अब इस सेक्शन में आप एचटीएमएल लिख सकते हैं, कमेंट दे रहा हूँ, ड्राइवर एडिट फॉर्म। ठीक है, तो डिव क्लास सेक्शन, एक सेक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा फॉर्म रैपर, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा फील्ड ग्रुप या रो, फील्ड ग्रुप करना है। फील्ड ग्रुप में आपके पास आएगा एक लेबल, तो लेबल का रैपर बना लें एक, के अंदर आप अपना लेबल रख लें, और एक बना लें फील्ड रैपर, और उसके अंदर आप अपनी इनपुट फील्ड रख लें। इनपुट फील्ड टाइप में एम्प्टी रहने दे रहा हूँ, नेम एम्प्टी रहने दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये फील्ड ग्रुप है जो कि एक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी मैं सर्टेन कॉपीज जनरेट कर लेता हूँ जितने मेरे नंबर ऑफ कॉलम है। याद रखिएगा आईडी, क्योंकि आपका प्राइमरी कॉलम है, आईडी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है डेटाबेस में, ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू डिफॉल्ट आती है उसकी। सो आपकी वैल्यू कौन कौन सी चेंज होगी, अगर आप यहाँ से देखें, नेम की, एज की, कॉन्टैक्ट नंबर की, CNIC की, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो 1 2 3 4 5 आपको फील्ड चाहिए एडिटेबल, और एक फील्ड चाहिए अनएडिटेबल। सो टोटल 6 हो गई, 3 4 5 6। ठीक है,
तो यहाँ पे आप दे लेंगे आईडी और टाइप टेक्स्ट, और नेम में आ जाएगा जी आईडी, और वैल्यू क्योंकि इसकी डेटाबेस से आ रही है। अब वैल्यू अगर डेटाबेस से आ रही है तो रो में वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं PHP स्टार्ट और एंड इको डॉलर रो आईडी, ठीक। और अगली फील्ड में आते हैं, नेक्स्ट फील्ड है हमारी नेम की। तो टाइप टेक्स्ट, और नेम की फील्ड का नाम नेम है, और इसकी जो वैल्यू है, अब क्यों वैल्यू, अगर हम क्रिएट फॉर्म बनाते हैं तो वैल्यू नहीं देते, लेकिन एडिट फॉर्म बनाते हैं तो वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जब भी ओपन होगा इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी। जिस ड्राइवर को आपने एडिट किया उसका सारा रिकॉर्ड इसमें आ रहा होगा। तो डॉलर रो, और रो से नेम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आईडी है जी, यहाँ से देख लेते हैं, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC। तो एज, टेक्स्ट, एज, वैल्यू, इको डॉलर रो, एज, एज के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन CNI। तो फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर लें, टेक्स्ट रखना चाहें टेक्स्ट रख लें, और कोशिश करें आपके जो फील्ड नेम हो वो आपके डेटाबेस के कॉलम के नेम के साथ मैच करते हो। जैसे DB एग्जाम्पल को अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे TBL ड्राइवर के अंदर आपके पास है जी कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर। तो कोशिश करेंगे चीज़ें आपकी मैच करें। ID नेम में सेम है, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CNIC, टेक्स्ट, और यहाँ पे CNIC, और नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस की। टाइप टेक्स्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे हम पॉपुलेट करवा लेते हैं। तो वैल्यू के लिए सिंपल PHP ओपन क्लोज आ जाएगी, और इको डॉलर रो, और यहाँ पे आपकी वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स आएगा। इंडेक्स आपका कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर है। इस चीज़ की अगर नहीं समझ आएगी साथ साथ पूछ लीजिएगा मुझे। यहाँ पे आएगा जी वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आ जाएगा हमारे पास CNIC, और यहाँ पे आएगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है। सो हेडिंग यहाँ पे चाहिए एडिट, और साथ अब ज़रा खूबसूरत अगर इसको बनाएं तो ड्राइवर का नेम प्रिंट करवा लेंगे, किस ड्राइवर की इंफॉर्मेशन एडिट होने लगी है। डॉलर डाटा हमारे पास आ रहा है नीचे, सो लेट्स मूव दैट अप। इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि ड्राइवर की इंफॉर्मेशन इस रो के वेरिएबल में है। तो रो का वेरिएबल होगा तो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्पैन लगाता हूँ ताकि इसको हम कैपिटलाइज कर सकें बाद में। चलें जी, रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को। ड्राइवर की इंफॉर्मेशन को एडिट करना है, एडिट लिंक क्रिएट किया, आप इस पेज के ऊपर आए, एडिट URL वाज नॉट फाउंड, क्यों नहीं मिल रहा? ड्राइवर अंडरस्कोर एडिट है लेकिन उसकी एक्सटेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन में डाल दूँ, डॉट PHP लिख दूँ, तो डज इट वर्क? ड्राइवर एडिट वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, क्यों? अब URL में एक मसला और है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्लैश से पहले कार पार्किंग सिस्टम का URL आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो आपका लिंक जो है वो फॉल्टी है, लिंक को ठीक करें। इसको ख़त्म करते हैं स्लैश को, और यहाँ पर डॉट PHP एंटर कर देते हैं। तो अभी नीचे पाथ देखेंगे, आपका पाथ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है।
एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारा ड्राइवर का डाटा आ गया। ID 1 है, अली नेम है, एज 32 है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, CNIC नंबर ये है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं चाह रहा हूँ अली जो है उसका नाम मेरे पास कैपिटल वर्ड्स में, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आ जाए। तो किसी भी आपने कंटेंट को, HTML के कंटेंट को कैपिटलाइज करना है तो सिंपल आपके पास CSS की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। तो यहाँ से आप उसको अपर केस में ले जाएं। ठीक है, तो अली का नाम जो अपर केस में आ जाएगा। कैपिटलाइज करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। सो एक चीज रहती है, क्या इस फॉर्म को अगर हम सबमिट करेंगे, सबमिशन के अंदर हम डाटा को अपडेट कराएंगे, तो सबमिट के लिए हमने अपना बटन जो है वो जनरेट नहीं किया। दूसरा यहाँ पे देखें, ये रो हमारी क्रिएट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये फॉर्म की कंप्लीशन, फॉर्म रैपर और डिव, यानी एक चीज इसमें मिस है। किसी को आइडिया है क्या चीज मिस है? एनीवन? उम्मे अमीबा, नंबर होगी आपकी बात ठीक है, नंबर डेसिमल में माइनस में भी चला जाता है। तो वैलिडेशन तो मैं भी देख नहीं रहा ना, वैलिडेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, और नंबर रखना चाहे रख सकते हैं। एक चीज मिस है अभी तक इस कोड के अंदर, क्या चीज मिस है? डिड एनीवन गेस? देयर इज समथिंग मिसिंग। किसी की शार्प आई ने देखा हो, अंदाजा किया हो क्या मिस है? नहीं आइडिया हुआ? फॉर्म का टैग मिस है। हमने फॉर्म ही नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म का टैग स्टार्ट और एंड करना है। तो कहाँ पे एंड करना है? इस फील्ड रैपर के बाद आपका फॉर्म एंड होगा, और ये जो आपका दो डिव्स हैं आपकी, इनको उठा के वुड से इनको बाहर ले आए। दो इफ हैं, पहला इफ ये है और दूसरा इफ ये है। तो इस कोड को हम रखना चाह रहे हैं इस तरह से कि फर्स्ट इफ को हम पास कर दें। राइट नाउ दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस, इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, और अंदर वाले सेक्शन ये वाले जो है इनको उठा के बाहर ले जाएं, ताकि फॉर्म का लेआउट ज़रा बेहतर हो सके। और यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपके आपका फॉर्म एंड हो गया, और जो दो डिव्स थी वो अगेन इससे बाहर आ जाएंगी आपके रैपर से। अब स्क्रीन को दोबारा देखते हैं तो खास फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये है कि हमारे लिए कोड रीडेबल हो गया। अब एक चीज़ मिस है यहाँ पे, क्या चीज़ मिस है? अपडेट का बटन। जब हमने रिकॉर्ड को अपडेट कराना है तो उसके लिए एक अपडेट का बटन चाहिए। तो फील्ड ग्रुप आपने फिर पिक किया, लेबल यहाँ पे हमें चाहिए नहीं है, एक इनपुट का बटन चाहिए जो काम करेगा एज टाइप सबमिट, और उसका नेम होगा जी D_submit ड्राइवर सबमिट, एंड उसका जो वैल्यू होगी वो जो भी टेक्स्ट आप देना चाह रहे हैं दैट विल बी इट्स वैल्यू, सबमिट विल बी द वैल्यू। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन आ रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ पेज के थोड़ा सा राइट पे आ जाए और इस फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल कर लें हम। सो लेट्स गो टू फॉर्म। फॉर्म हमारा सबमिट तक है, फॉर्म के साथ पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की। ठीक है, नीचे थोड़ी सी स्पेस आ गई, मार्जिन भी दे दें 20 पिक्सल का। ठीक है, और स्पेस आपको मिल गई, बट यहाँ से आपका लेआउट जो है वो ठीक नहीं रहेगा ऐसे।
सो सिर्फ फॉर्म को या फॉर्म रैपर को आप दे लें मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल का, ठीक है, इससे आपकी स्पेस थोड़ी सी आपको मिल गई। इसको हम ऐड कर देते हैं अपने CSS के अंदर। div डॉट फॉर्म रैपर मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल, 100 वुड बी टू मच, ठीक है। और CSS अगर अप्लाई नहीं हुई तो चेक कर लेते हैं वाई इट इज नॉट बीइंग अप्लाइड। तो दिस इज CSS। फर्स्ट कैसे क्लियर करें, चलें अप्लाई हो गई। ये सबमिट का बटन थोड़ा सा राइट पे आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे फील्ड ग्रुप जो है आपके सारे, उनको अगर हम हाइट दे दें या विड्थ दे दें स्पेसिफिक, यानी 40% विड्थ दे दें, ठीक है, तो ये कहाँ पेंड होंगे, ये यहाँ पेंड हो रहा है। और इस फील्ड ग्रुप के अंदर अगर मैं 40% यहाँ पेंड होगा और इस बटन के रैपर को फ्लोट राइट करा देता हूँ या इस इनपुट को फ्लोट राइट करा देता हूँ, ठीक है। राइट कराने से बिल्कुल पेज के इस साइड पे जा रहा है, तो मुझे अपने फील्ड ग्रुप की विड्थ को 40% पे मैनेज करना है ताकि मेरा सबमिट का बटन बिल्कुल सही प्लेस पे आए। सो div डॉट फील्ड ग्रुप विड्थ 40% और div डॉट फील्ड ग्रुप, वो फील्ड ग्रुप जिसके अंदर इनपुट है और इनपुट की यहाँ पे आप टाइप भी दे सकते हैं, वो फील्ड ग्रुप जिसकी इनपुट टाइप सबमिट है। CSS के रूल्स में एक रूल ये भी है कि आप इनपुट टाइप के ऊपर भी और नेम के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। काफी ओल्ड मैंने इसको किया है इम्प्लीमेंट, लेट्स सी अगर अप्लाई होता है कि नहीं। अप्लाई हो गया, इनपुट टाइप के ऊपर आपने प्रॉपर्टी लगा के फ्लोट राइट कर लिया। अभी भी फील्ड ग्रुप जो है मेरे मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा है, कम कर लें, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन आपका आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लें, अगर हम इसको इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लें, सो क्या होगा कि आपकी फील्ड जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे। और अब आपका सबमिट बटन जितना मर्जी राइट पे हो जाए दैट विल बी गुड। तो फॉर्म थोड़ा सा हमारा बेहतर नजर आएगा ऐसे। तो फील्ड ग्रुप को हम कर लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और अब आपका जो सबमिट बटन है वो यहाँ पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जो लास्ट वाला फील्ड ग्रुप है मेरा जिसमें मेरे बटन आने हैं उसकी विड्थ डबल हो। सो यहाँ पे आपके पास एक CSS रूल है, लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है। उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें और विड्थ आप उसकी कर दें 80%, डबल विड्थ कर दें। लास्ट ऑफ टाइप से क्या होगा, जितने आपके पास उस क्लास के एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से लास्ट वाले को पिक करेगा और उस पर वो अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा जो भी आपने प्रॉपर्टी उसमें लगाई है। तो इसकी मुझे विड्थ चाहिए अराउंड 59%, ठीक है, 59%। और इसका जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन टॉप चाहिए कम से कम 15 पिक्सल्स का, ठीक है। सारी अंदाजे से आप स्टाइलिंग करते हैं। चलें जी, ये अब मेरा थोड़ा सा बेहतर एक लेआउट बन गया। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बटन इस तरह का हो जो कि मुझे होम पे ले जाए। जब आप मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी बनाएंगे तो आपने सारे फ्लोस को साथ साथ चेक करना है, रीडायरेक्शंस को मैनेज करना है। तो एक बटन यहाँ पे और बना लेते हैं, इसी में एक फील्ड रैपर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे इनपुट टाइप बटन कर देते हैं। और या ऐसा करते हैं, एक एंकर लगाते हैं AHREF और वो हमें ले जाए बिल्कुल होम पे और इसका बटन हो होम और इसकी क्लास हो जी बटन। वो वाला ए जिसकी क्लास बटन है की पैडिंग होनी चाहिए टॉप और बॉटम से अराउंड 10 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से अराउंड 15 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर उसका होना चाहिए थोड़ा सा ब्लू। तो शेड हम दोबारा पिक कर लेते हैं अपने पेज के ऊपर चेक करके, ठीक है। होम का बटन हमारा आ गया।
फील्ड रैपर एक और फील्ड रैपर दो, ठीक है। फील्ड रैपर पे अगर मैं फ्लोट लेफ्ट लगाऊं तो आपको पता लग जाएगा फील्ड रैपर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। इसकी विड्थ अगर हम दे दें 50 या 20%, ठीक है, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दें और इसकी विड्थ भी दे दें 20%। एक मसला है इसके अंदर, ये जो एंकर है ये हमारा इनलाइन नहीं है, मतलब इनलाइन एलिमेंट है, इसको जरा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें, ठीक है, ताकि वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर ना आए। और आपने इस इनपुट को वो दिया हुआ मार्जिन, इसको भी देना पड़ेगा। सो मार्जिन की क्लास अगर हम बना लें तो दैट इज गुड। यानी कि मैं क्लास बना लेता हूँ डॉट MRG top 15, दोनों को यही क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको MRG top 15, मार्जिन टॉप आप एम टी से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं MRD करना है, आप MT करेंगे मार्जिन top 15, ठीक है, ये भी नाम ठीक है, MT 15। यहाँ पे MT 15 को यूज कर लें और यहाँ पे भी आप MT 15 को यूज कर लें। और जो फील्ड रैपर है, जो हमारे फील्ड रैपर हैं लास्ट के, लास्ट ऑफ टाइप के अंदर जो फील्ड रैपर आ रहा है, div डॉट फील्ड रैपर, तो फ्लोट आप लेफ्ट करवा दें और इसकी जो विड्थ है दैट शुड बी अराउंड 20%। और इसके अंदर जो एंकर आ रहा है, या आपने नीचे एंकर के ऊपर ये लगाया हुआ है रूल, यहीं पे आप एंकर को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है। जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, वो पहले इनलाइन वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था, मार्जिन नहीं लग रहा था, आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो वो बिहेवियर उसका मार्जिन वाला हो गया, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो पूरा प्रॉपर मार्जिन लेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैडिंग आपने कुछ दी हुई है, टॉप 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल बोला था मैंने, तो टॉप लग रहा है कि ज्यादा है, तो इसको कम कर लें। दोनों बटन शुड बी अलाइक, तो आपके दोनों बटन सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरा आपको बॉर्डर रेडियस यहाँ पे चाहिए, 4 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, या 2 पिक्सल लगा लें तो दोनों तकरीबन सेम हो जाएंगे, 3 पिक्सल इज इनफ। यहाँ से मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके प्लेस कर रहा हूँ अपनी फाइल में, और ये खत्म कर रहा हूँ, ये गैर जरूरी है, ठीक है। अब पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। अब आपके जो, क्योंकि अब हमने इसको विड्थ लगा दी है 20% की, तो अब जब फ्लोट राइट लगेगा तो वो अपनी विड्थ में ही फ्लोट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट अलाइन राइट की प्रॉपर्टी लगा के इनको राइट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड रैपर फ्लोट राइट कर लें दोनों को, ठीक है। चलें, राइट 13%, और आपकी स्क्रीन जो है वो रेडी हो जाती है। होम पे जाना है कि सबमिट करना है? अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे कर दें इनको, सबमिट पहले और होम बाद में। कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कलर अच्छा नहीं है, कलर ये वाला नहीं, कलर ये ठीक है। और टेक्स्ट कलर क्या होगा? वाइट। चलें जी, आपका होम बन गया और ये सबमिट बन गया। जितने भी एंकर होंगे उनके ऊपर होवर करने पे टेक्स्ट डेकोरेशन आता है, उसको नन कर दें, और विजिटेड पे भी नन कर दें, होवर टेक्स्ट डेकोरेशन
नन, और यही काम आप विजिटेड के साथ भी कर दें। विजिटेड, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर अगेन विजिटेड का फिर वाइट ही चाहिए हमें, क्योंकि विजिटेड का कलर आपके पास रेड हो जाता है, तो वो हमें वाइट ही चाहिए। तो दूसरा, होम पेज पे आपने जाना है। होम का लिंक आपका ठीक नहीं है, होम का लिंक आप यहाँ पे कर लें कार पार्किंग सिस्टम। ठीक है, अब आप यहाँ से होम पे आ गए, यहाँ से आपने अली पे क्लिक किया, अली की इन्फॉर्मेशन आ गई, एडिट पे क्लिक किया, अली का डाटा पॉपुलेट हो गया। अब सबमिट इसका नाम रख लें, या आप इसको अपडेट रख लें। अगर आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करने लगे हैं तो आप अपडेट रख लें। नॉर्मली सबमिट लोग लिखते हैं तो उनको पता लग जाए फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो अब जब ये सबमिट होगा तो ये डाटा सारा चेंज होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है, सबसे पहला आईडी जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है। आईडी रीडेबल नहीं होना चाहिए, एडिटेबल, रीडेबल होना चाहिए, एडिटेबल नहीं होना चाहिए। तो आईडी का की जो प्रॉपर्टी है इनपुट है, उसके ऊपर आप सिंपली प्रॉपर्टी लगा दें रीड, रीड ओनली। ठीक है, अभी एडिटेबल नहीं है, अभी रीड ओनली है, सिर्फ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी, चेंज नहीं हो सकती। बाकी इन्फॉर्मेशन हम कोई भी चेंज करते हैं उसके बाद आपने इसको अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए जरूरी है, जब फॉर्म सबमिट होगा फॉर्म का मेथड क्या है, तो मेथड आना चाहिए पोस्ट, और एक्शन क्या है, एक्शन हम एम्प्टी रखेंगे ताकि इसी फाइल में दोबारा वापस फॉर्म सबमिट होके आए। और ऊपर हम यहाँ पे कोड कर देते हैं कि डाटा फेच करने से पहले डाटा को अपडेट कराया जाए। उसके बाद देखें, जब आप इस पेज को लोड करते हैं, हर दफा जब आप पेज लोड करते हैं ऊपर आती है आईडी। फ्लो थोड़ा सा समझे तो ऊपर आईडी आ रही है, ये आईडी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद क्यूरी होती है, क्यूरी में आईडी पास होती है, वेर आईडी इज इक्वल टू 1, डेटाबेस से अपडेटेड डाटा आ जाता है। लेकिन जब आप सबमिट करने लगे हैं, आप सबमिट करते हैं, फॉर्म जो है सेम पेज पे लोड होता है। जब आपने सबमिट किया तो सबमिशन के अंदर कोड जो था उसमें आपने डाटा सेव करवाना है, तो साथ ही उसी पेज पे आप डाटा शो भी करवा रहे हैं। तो कोशिश करें कि डाटा शो करवाने से पहले डाटा अपडेट कराएं, ताकि डाटाबेस में डाटा अपडेट हो जाए, वहां से अपडेटेड डाटा फेच हो, उसके बाद वो डाटा शो हो। तो अपडेट का कोड आपने हमेशा ऊपर रखना है। तो यहाँ पे कोड कर लेते हैं, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अगर पोस्ट एम्प्टी नहीं हो तो सबसे पहले तो हमें पोस्ट का डाटा प्रिंट करवा के दिखाएं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट सपोज कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करके कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अपडेट करता हूँ। अपडेट पे क्लिक किया, पोस्ट में सारा डाटा आ रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अब मेरे पास क्या आ रहा है, अपडेटेड आ रहा है। तो व्हाट शुड आई डू, मुझे इसको पिक करना है और स्टोर करवाना है अपने पास फाइल के अंदर। दूसरा, यहाँ पे समटाइम अगर आप एसईओ वाइज बात करें तो इशू आता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट और फेच के अंदर गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, और वहां से आपकी मतलब डेटाबेस को, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप, एक होता है पीएचपी इनपुट सैनिटाइज स्ट्रिंग, उससे क्या होता है आपके जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोडिंग करें, अपडेशन का कोड करें, सेव का कोड करें, तो आपने जो है वो टेक्स्ट को एक दफ़ा सैनिटाइज करा लेना है। उसका फंक्शन जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोड भी शेयर कर दूंगा, उसको आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगी। राइट नाउ अभी मैं सिर्फ सबमिशन का कोड लिखने लगा हूँ। तो सबमिशन का कोड जो है वो लिखने के लिए अगेन कनेक्शन आपके पास बना हुआ है, और उस कनेक्शन से आपने अपडेट की क्यूरी पास करनी है। तो इसका मतलब है कि आप एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे। एसक्यूएल की क्यूरी जो अपडेट की है वो क्या है, W3 स्कूल से मैं निकाल लेता हूँ। W3 स्कूल्स एसक्यूएल, ये क्यूरी है। ठीक है, ये क्यूरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपकी आसानी के लिए मैं वहां से निकालता हूँ। अपडेट, आगे टेबल का नाम आ जाएगा जिस भी टेबल को अपडेट करना है। तो टीबीएल ड्राइवर को अपडेट करना है। आगे किस कॉलम की वैल्यू को क्या रखवाना है, सेट करना है। नेम को किसके बराबर, अब ये डबल कोट से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, तो आप यहाँ से अगर पीएचपी से वैल्यू लेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर, तो डबल कोट्स अंदर 2 डॉट्स आ जाएंगे। अब आप पोस्ट से वैल्यू ले सकते हैं। तो पोस्ट, और पोस्ट के अंदर आपका जो इंडेक्स आ रहा है, कौन सा इंडेक्स आ रहा है, नेम की वैल्यू। आपने सिर्फ इतना करना है कि जब आप अपडेट पे क्लिक करें, जब आप अपडेट पे क्लिक करें तो सारे का सारा रिकॉर्ड अपडेट करा दें। ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हुआ है, या सीएनआईसी चेंज हुआ है, या एज चेंज हुई है,
या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चेंज हुआ है, सारा कुछ अपडेट करवा दें एट अ टाइम। सो नेम इज इक्वल टू नेम, और मल्टीपल कॉलम अगर आपने सेट कर रहे हैं तो किस तरह से देंगे, एंड लगेगा या लेट सपोज कॉमा लगेगा। अपडेट मल्टीपल कॉलम एसक्यूएल पीएचपी। सेट कॉलम वैल्यू कॉमा कॉलम वैल्यू कॉमा, इसका मतलब है कि कॉमा से आप मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉमा, और नेम के बाद आपने सेट करवाना CNIC इज इक्वल टू डॉट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। क्यूरी आपके लिए रीडेबल नहीं है, मैं इसको जरा रीडेबल बना दूं। आपने क्यूरी स्टार्ट की, अपडेट किया, सेट के अंदर आपने नेम इज इक्वल टू पोस्ट नेम की वैल्यू ली, आपने डबल कोट से स्ट्रिंग को क्लोज किया, डॉट से कंकैटिनेशन की वेरिएबल की जो आपके पोस्ट में आ रहा था, फिर डॉट से आपने कंकैटिनेशन करके दोबारा क्यूरी स्ट्रिंग डबल कोट्स लगा के स्ट्रिंग को स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने फिर लगाया कॉमा। कॉमा के बाद आपने नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट लाइन में ले गए। सेट एक दफा ही लिखना, बार बार नहीं लिखना, और कॉमा दे के अब सारे कॉलम्स की वैल्यू लिखते जाएंगे, और कॉमा दे के नेक्स्ट कॉलम में जाते जाएंगे। तो इस दफा आपने CNIC को अपडेट करवाना है। डॉट स्ट्रिंग ओपन की, फिर कॉमा, नीचे आ जाएंगे। CNIC के बाद एज को, ये वेयर को जरा मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। एज इज इक्वल टू डॉट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एज डॉट, और यहाँ पे कॉमा। एज के बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करवा लें। कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग बंद की, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। मेन हमारा ये सारा कोड लिखने का मकसद ये है कि हमने SQL की वो क्यूरी लगानी है जो हमारे पास डेटाबेस इंजन में ठीक चलेगी। जितने कॉलम अपडेट कराने उतने लिख लें, सारे कराना चाह रहे हैं सारे लिख लें। आईडी नहीं कराएंगे, नेम CNIC एज कॉन्टैक्ट नंबर, और एक कॉलम आपके पास कौन सा है वो देख लेते हैं। नेम हो गया, एज कॉन्टैक्ट नंबर CNIC ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपडेट करवाना है। डॉट लगाएं, कॉमा लगाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ फिर आप डॉट लगाएं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और यहाँ पे आपकी क्यूरी क्लोज हो गई। अब जरा इस क्यूरी को एक दफा प्रिंट करवा लें, उसके बाद हम इसको SQL को पास करेंगे। पहले चेक कर लें क्यूरी बनी क्या है, और इसके साथ साथ अपनी जो पोस्ट की वैल्यूज उनको भी प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे इसको कॉल करा देते हैं, ठीक है। फॉर्म सबमिशन स्टेट में है, यहीं से दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। अपडेट TBL ड्राइवर सेट नेम इज इक्वल टू अली, CNIC इज इक्वल टू दिस, एज इज इक्वल टू 32। अपडेटेड वैल्यूज आ रही है, मैच करते जाएं। कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू दिस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इज इक्वल टू, आगे वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में आपके पास कोई इशू है। तो क्या इशू है जी? ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आना है, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करें, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ गया। अगर मैं इस क्यूरी को अपडेट करूँ अपने पास DB में जाके, तो क्या अपडेशन हो जाएगी? पहले ये चेक कर लेते हैं। TBL ड्राइवर, यहाँ जाके SQL के ऊपर मैंने क्यूरी रन की, गो किया, तो एरर आ गया, अननोन कॉलम अली, अननोन कॉलम अली। वो कंसिडर कर रहा है इज इक्वल टू अली पूरा कॉलम। एक तो स्पेस मेंटेन करनी है, दूसरा जब भी आपने कॉलम के आगे वैल्यूज देनी है उनमें सिंगल कोट्स मिस नहीं होने चाहिए, वरना सिस्टम एरर थ्रो करेगा। तो किस तरह से आप अपने सिंगल कोट्स को मेंटेन कर सकते हैं? पहले स्पेस को मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद
डबल कोट्स के अंदर आपकी इन्फॉर्म जहां आपके डबल कोट्स एंड हो रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं, दरम्यान में वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू से पहले जहां डबल कोट्स आप यूज करेंगे कंकेटिनेशन के, इससे पहले सिंगल करेक्टर आपने ये डाल दिया और यहाँ पे आपने सिंगल कोट ये डाल दिया, यहाँ सिंगल कोट डाल दिया, यहाँ सिंगल कोट डाल दिया, यहाँ पे सिंगल कोट आप डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे। तो दैट विल मेक अप योर एक्यूरेट एसक्यूएल। इसको एक दफा अपने बस टेस्ट कर लें और फिर इसको अपने कोड में यूज कीजिएगा। इसके बाद डॉट लगाएं और यहाँ पर सिंगल कोट दें। अब रिफ्रेश करें। सो अपडेट टीबीएल ड्राइवर सेट नेम इज इक्वल टू अली स्पेस भी आ गए, सी एन आई इज इक्वल टू दिस, सब के आगे पे जितनी वैल्यूज है सब में सिंगल कोट आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ से इसको पिक करें क्यूरी को और यहाँ पर रन करें। अब आपकी क्यूरी अपडेट हो गई, टीबीएल ड्राइवर का रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया। लेकिन ये याद रखें, आपने जब अपडेट किया आपने वेयर नहीं लगाया। उसने क्या किया, सारे टेबल के रिकॉर्ड में एली डाल दिया, सब रिकॉर्ड उसने अपडेट करके एली कर दिए। तो जब भी आप अपडेट करेंगे आपने एक रिकॉर्ड को अपडेट करना, नहीं तो सारे का सारा टेबल अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेयर लगाना पड़ेगा। वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी कहाँ पे आ रही है, आईडी आपके पास आपके पोस्ट में भी आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो पहली वैल्यू आपके पास आईडी आ रही है। तो आप यहाँ से अपना आईडी पिक करें, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब ये क्योंकि इंटीजर है तो सिंगल कोड ना भी देंगे तो ये चल जाएगा काम, क्योंकि आईडी के जितने कॉलम है हमने इंट रखे हुए हैं, जितने वार चार वाले हैं उन सब में सिंगल कोड चाहिए। तो ये अब क्या क्वेरी बनती है, अब ये क्वेरी बनती है अपडेट दिस वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम अपडेट किया था तो यहाँ पे लिखा था 5 रोज अपडेटेड, अब आना चाहिए 1 रो अपडेटेड, 0 रोज अफेक्टेड। अच्छा, क्योंकि चेंज ही नहीं है, चेंज कर लें पहले कुछ। लेट्स रीरन दिस क्वेरी। एक रो आपकी इफेक्ट हुई है क्योंकि डाटा डिफरेंट था, अब आपके पास चेंज आ गया। सो सिर्फ ये कोड आपका रन होगा। अब यहाँ पे इस क्वेरी को चलाने के लिए एसक्यूएल आपने लिख ली, तो डॉलर कनेक्शन आपके पास पहले ही है, कनेक्शन में डॉलर एसक्यूएल, डॉलर क्यूरी, डॉलर कनेक्शन के आगे क्यूरी का फंक्शन, उसके अंदर डॉलर एसक्यूएल। अच्छा, अपडेट कैसे पता लगेगा रिकॉर्ड अपडेट हो गया या नहीं। अपडेटेड इफ डॉलर अपडेटेड एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू, इको रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, चलें जी। अब हम जरा इंफॉर्मेशन अपनी फिर से खराब कर देते हैं और यहाँ से इसको रीरन करते हैं। रिकॉर्ड अपडेटेड, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अब मेरे पास जो सिस्टम में नेम आ रहा है वो आ रहा है जी अली। ठीक है, पीछे मेरे पास नेम क्या पड़ा हुआ है, अली। मैं अली का नेम चेंज करके यहाँ पे उमैर करना चाह रहा हूँ। अपडेट करता हूँ तो अब मेरे पास उमैर आ रहा है। दोबारा इस पेज पे आऊँगा, उमैर आ रहा है। होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी उमैर आ रहा है। सो अब मेरी स्क्रीन बन गई है जो कि मेरे रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है। उमैर पे क्लिक करता हूँ तो उमैर विल बी, हाँ अपडेट का मैसेज शो करवाया हुआ है। जैसे इसको एडिट करते हैं यहाँ पे देखिएगा अभी रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं आ रहा, तो अपडेट का मैसेज हम लोग शो करवा सकते हैं। अपडेट पे किया तो रिकॉर्ड अपडेटेड का मैसेज आ गया। अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट में शो करवाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी करवा सकते हैं। यहीं पे पेज में आप इस इफ में एक स्क्रिप्ट डाल लें। सॉरी, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर आप जो है विंडो डॉट प्रिंट
विंडो डॉट अलर्ट एक अलर्ट का फंक्शन होता है, आई थिंक jQuery ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अलर्ट में अपने पास रिकॉर्ड अपडेट, जैसे रिकॉर्ड अपडेट होगा ये अलर्ट चल जाएगा। मैं करता हूँ जुनैद, रिकॉर्ड अपडेट हो गया, अब जुनैद आएगा। इस तरह से करना चाहें, इट्स अप टू यू। जब आप CSS कर रहे होंगे, चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख रहे होंगे, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी अपडेट कर लें। इसके ऊपर भी आप इसको भी मैसेज बॉक्स बनाया जा सकता है, यानी कि आप स्टार्ट में मैसेज बॉक्स बना लें और यहाँ पे आप डिव लगा लें, डिव क्लास, यहाँ पे ना लगाएं आप, यहाँ पे लगाएं डिव क्लास लर्ड पॉपअप, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना मैसेज दे देंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड। और अलर्ट पॉपअप की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं। हेडिंग टॉप से और बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल, विड्थ इसको 100% दें, बल्कि 90% दें, डिस्प्ले टेबल, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो दे दें आप रेड फॉर नाउ, कलर आप कर दें वाइट, ठीक है। और ये आपका पॉपअप आ जाएगा, ये रिकॉर्ड अपडेटेड आ गया। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, ये कलर बहुत अजीब सा है, इसका कलर आप चेंज करके थोड़ी सी डार्क शेड लें, ये आ जाए लेट सपोज, या ये शेड आ जाएगा, ठीक है। और इसका बॉर्डर कर दें 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और बॉर्डर रेडियस कर दें आप 3 पिक्सल, ठीक है। और इसको आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड ये वाला अपडेटेड का मैसेज शो हो, और आफ्टर 1-2 सेकेंड ये मैसेज जो है वो गायब हो जाए। सो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करा देता है। सो हम इस सेट टाइम आउट को यूज़ करते हैं और इसको यहाँ से स्क्रीन से गायब कर देंगे। सेट टाइम आउट में हम क्या करते हैं कि अलर्ट की जगह पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम जो भी आपका आ रहा है अलर्ट पॉपअप, ठीक है। इस पर एक दफ़ा कंसोल में चेक कर लेंगे इफ इट इज़ वर्किंग। और इसकी आपके पास आ जाती है स्टाइल, यहाँ पे रूल दिया होगा, उस रूल को इम्प्लीमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लगा दें डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। तो मैं चाह रहा हूँ स्टाइल इसका क्या है, स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्प्ले, और यहाँ पे आ जाए नन। मैं चाह रहा हूँ डिस्प्ले नन हो जाए आफ्टर 3 मिली सेकेंड। देखते हैं इज दैट वर्किंग।
डिस्प्ले नॉट ऑफ। हम्म, यहाँ पे अरे आ रही है आपके पास। चलो, मैसेज बॉक्स आपका ऑटो जो है वो डिस्प्ले नन हो जाएगा आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, और आपका रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। सो अगला हमारा जो टास्क होगा, जो सीखना है हमने, वो सीखनी है जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी किस तरह से, मतलब हम पेज के ऊपर ही रहते हुए किस तरह से अपने डिव्स को इवेंट्स कॉल करवा सकते हैं और बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि हम ये जो काम करेंगे ये करेंगे हम वर्डप्रेस के अंदर ही, जब वर्डप्रेस कवर कर रहे होंगे तभी इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई इशू है, किसी चीज़ में इशू आया अभी तक नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इधर तक है तो यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, सबको क्लियर है? अल्लाह अकबर, आपने खैरियत से बोला? आदिल आरिफ। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। होम पेज पे वापस आते हैं। रिकॉर्ड में अहमद लिखा आ रहा है, और अहमद को अगेन एडिट करके नेम आप कोई भी चेंज कर लें। एक चीज़ हमारी रह गई है, क्या रिकॉर्ड डिलीट करने वाला, तो उसके लिए सिंपल से डिलीट की क्वेरी है। यही इसी पेज के ऊपर आप डिलीट की क्वेरी रन कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि डाटा बहुत कम है, इसलिए आई एम नॉट गोना गो फॉर दिस डिलीट ऑप्शन। आप डिलीट का कोड देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीट का कोड आपको मिल जाएगा। डिलीट डाटा करना है तो सिर्फ आपको आईडी पास करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो जो भी आईडी होगा उस रो का, वो रो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिलेटेड। दूसरा, मैंने आप लोगों से बोला था कि सिस्टम आप लोगों ने क्रिएट करने हैं। तो सिस्टम की लिस्ट जो है वो अभी पब्लिश हो जाएगी थोड़ी देर तक ग्रुप के अंदर। तो यू हैव टू डू दैट टिल दिस वीकेंड। तो उस हवाले से आपने जो सिस्टम क्रिएट करना है, इस पूरे जो कार पार्किंग सिस्टम हमने बनाया है, इसमें कहीं पे किसी जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने काम किया है, आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि मुझे इस वीकेंड पे आप लोगों से वो सिस्टम रेडी चाहिए। तो आज के काम में, कल के काम में, परसों के काम में सर्च बटन बना दें एक। अच्छा यार, सर्च बटन का एक बड़ा खूबसूरत सा हल है हमारे पास, जो कि जिसको हम बोलते हैं डाटा टेबल। ठीक है, इस ये जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड के ऊपर, तो आपको सर्च की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, करना सिर्फ इतना है। इसकी जो सी एस एस है और
और जो JS है वो आपने ऐड करनी है। एग्जाम्पल्स में आते हैं। टेबल बनाने का बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट। CSS कॉपी करें हेडर में आके। जहाँ पे आपका हेड क्लोज हो रहा है उससे ऊपर इसको पेस्ट कर दें आप, अपनी CSS से ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप इसकी CSS को एट सम पॉइंट चेंज करना चाहेंगे, तो आपकी CSS नीचे होनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट को कॉपी करें, ये आप फुटर में जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है उससे पहले इसको लगा दें। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट एक छोटा सा आपको यहाँ पे देना है इस जावास्क्रिप्ट के बाद। और एक कोशिश और करनी है कि जे क्यूरी भी आपके पेज में इंक्लूडेड हो। तो जे क्यूरी कहाँ से मिलेगी? जे क्यूरी CDN उठा लें। मेटा टेबल से पहले जे क्यूरी ऐड कर दें, और जे क्यूरी UI भी कोशिश करें आपको मिल जाए। ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, जितने आपके टेबल के टैग हैं वहां पे आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि इनके ऊपर डाटा टेबल इंप्लीमेंट हो जाए। उसके लिए आपके पास छोटा सा कोड है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के फंक्शन में, क्योंकि अब आपने jQuery ऐड कर लिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। उसमें आपने सिर्फ हर एक जितने भी आपके टेबल के टैग हैं उनको इनिशियलाइज कर दें डाटा टेबल के साथ।
jQuery 3.5 में इशू आ रहा है, और कोशिश करते हैं पिछला वर्जन ऐड करके देख लें। अगर तो ये अभी काम कर देता तो ठीक है, नहीं तो किसी लेक्चर में दोबारा इस पे बात कर लेंगे। बेसिकली होता क्या है, डाटा टेबल इंप्लीमेंट करने से आपके जितने भी टेबल हैं वहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक ये सर्च इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं उनमें सर्च आ रही है, और मैं चाह रहा हूँ इसमें से मैं कोई भी नाम सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे सेल्स लिखता हूँ तो सेल्स यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो पोजीशन आपको शो हो जाएगी। या डोरिस लिखता हूँ, मुझे किसी का नाम फाइंड आउट करना है तो डोरिस लिखूंगा तो वो आ गया। तो ये सर्च एंट्रीज और ये जो आपके पास सॉर्टिंग आ रही है, ये सारी आपको खुद से कस्टम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट जेक्यूरी की लाइब्रेरी है जो ये सारा काम खुद ब खुद आपके लिए कर देती है। ठीक है। सिर्फ एक इशू है यहाँ पे कि ये आईडी पिक कर रहा है। ऐसा करते हैं, अपने टेबल को आईडी देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं डज इट वर्क। मार्कअप तो हमारा ठीक है। आई डोंट नो कि इशू कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर अन नंबर इक्वल, मतलब आपके जो कॉलम हेडर हैं वो और आपकी वैल्यूज इक्वल ना हो तो एरर थ्रो होता है। सो इट्स ऑल इक्वल फॉर अस। या सिर्फ इतना है कि यहाँ पे टेबल हेड प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट आई विल शेयर दैट विद यू। अगर अभी इसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्या इशू है। टेबल हेड और टेबल हेड, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। टेबल हेड का जो हमारा था बेसिकली टैग वो मिसिंग था, जिसकी वजह से हमारा हेडर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी हमारा हेडर इंप्लीमेंट हो गया तो इसी टेबल के अंदर आपके पास अगर मल्टीपल रिकॉर्ड आ जाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली सर्च दोज रिकॉर्ड्स। अब ये सारा मैंने आपके सामने रियल टाइम में सर्च करके आपको फाइंड करके दिया है। सो इसी तरह से आपको अगर कोई इशू आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसोल में एरर देख रहे हैं या आपको पीएचपी में कहीं फॉल्ट आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है। सर्च करें, 2 3 4 5 मिनट लगाएं, 2 3 4 लिंक्स देखें, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आ रही होती है वो आपसे पहले कई लोगों को आई होती है, और हर दफ़ा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आप देखते हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को आई होती हैं, तो सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे बेसिकली आ रहा है ड्राइवर ID 1। क्या मैं इस स्पेसिफिक कोड को हर टेबल पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? तो अगर मैं होम पे आता हूँ तो क्या टिकट्स पे ये लगेगा कोड? टिकट्स के कोड के अंदर भी टेबल हेड कहीं पे मिसिंग है तो वो टेबल हेड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टी हेड और टी हेड क्लोज, क्योंकि कॉलम जनरेट करने के लिए डाटा टेबल को हेडर चाहिए। हेडर होगा तो अपने कॉलम जनरेट करेगा और सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, टेबल हेडर्स आ गए। सो इसका मतलब है हम जो अपना फुटर में कोड यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आईडी पे लगेगा, सिर्फ आपके सिलेक्टर ठीक होना चाहिए। तो अगर आपके पास मल्टीपल टिकट्स हैं
या मल्टीपल एंट्रीज किसी पेज पे हैं, वहां पे जाके आप सर्चिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे व्हीकल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो कार हैं, तो व्हीकल में जाके भी टेबल हेड एंटर कर लें। तो ये अब आपकी स्क्रीन, अब आपके पास मल्टीपल कार्स हैं, इसमें से अगर मैं सिर्फ होंडा सर्च करूंगा तो मुझे सिर्फ होंडा का रिकॉर्ड देगा। और अगर लेट सपोज मैं क्रोला सर्च करता हूँ तो क्रोला का रिकॉर्ड देगा, और सारे कॉलम सर्चेबल है। वाइट सर्च करूंगा तो वाइट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 एंटर किया, कोई भी आपका सेगमेंट अगर सर्च में आ जाता है पूरी की पूरी रो में से, तो वो रो आपकी फ्रंट पे आ जाएगी और बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप ये इसको खत्म कर देते हैं तो आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है उसकी सॉर्टिंग आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आईडी की कॉलम पे कर लें, मॉडल पे कर लें, टाइप पे कर लें, कलर पे कर लें। ठीक है। तो हर तरीके से जो है वो सॉर्टेबल है। तो बड़ी मजे की चीज़ है जेक्यूरी की लाइब्रेरी। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी आती है तो समझ लें कि वेब के आप सुपरमैन हैं, और आपको समझ लें आप हर काम उसमें करवा सकते हैं। इट हैज़ इनफ पावर। तो अगर सभी समझ नहीं आई डाटा टेबल की इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं रिपीट कर सकता हूँ, दोबारा बता सकता हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट किया है। हसन, आपको आ गई है? और किसी को अगर कोई इशू है? यस मीन्स रिपीट करना। चले, मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल से पेज के ऊपर एक टेबल क्रिएट करके आपको डाटा टेबल समझा देता हूँ। कार पार्किंग सिस्टम के ऊपर मैं एक सिंपल HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट HTML। इस एग्जाम्पल की फाइल के अंदर हम डॉक टाइप दे रहे हैं। HTML टैग स्टार्ट एंड, तो ये मेरे एडिटर ने ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऐड कर दिया। बॉडी के अंदर मैं सिंपल एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इस टेबल में सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है, टी हेड। टी हेड बेसिकली आपके टेबल हेडर है। तो टी हेड स्टार्ट और एंड दें, और उसमें आप अपनी टेबल रो में अपने कॉलम्स डिफाइन करें। ठीक है। आईडी, नेम और एड्रेस, और टी हेड के बाहर आप अपनी सिंपल रोज क्रिएट करके वैल्यूज ऐड करें। ठीक है। जितने आपके कॉलम होने चाहिए उतनी आपके आगे से रोज में कॉलम होने चाहिए। ये ना हो कि आपके कॉलम जो है वो ज्यादा हो, नीचे वैल्यूज कम हो। तो रिकॉर्ड रख लें। 3 4 रिकॉर्ड जो हैं वो इसमें आप स्टैटिक डाल दें। ठीक है। अब सिर्फ करना इतना है कि आपको डाटा टेबल की साइट पे जाना है। डाटा टेबल डॉट नेट ये साइट है, यहाँ पे आ गए आप, डाटा टेबल डॉट नेट। यहाँ पे आके आपने गेट फुल स्टार्टिंग गाइड या इस पे चले जाएं, या सिंपल एग्जांपल्स पे चले जाएं। एग्जांपल्स पे जाके जीरो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड एक मिल जाएगा, एग्जांपल मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे देखें, ये जावास्क्रिप्ट आपको इनिशियलाइज करनी है टेबल को शो करवाने के लिए। ये आपने कॉपी करनी है और इसको पेस्ट करना है सबसे नीचे बॉडी में, स्क्रिप्ट का टैग लगा के। ठीक है। उसमें आपने ये डाल दी, लेकिन इस स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर दो स्क्रिप्ट और आने हैं। कौन कौन से? एक स्क्रिप्ट ये वाला आना है,
तो एक्सटर्नल सोर्स से ये स्क्रिप्ट आ जाएगा, और दूसरा स्क्रिप्ट ये वाला आना है जो नीचे दो लिंक प्रोवाइड किए हैं CDN के। ठीक है, ये दो आपने ऐड कर दिए, साथ ही यहाँ पे CSS की भी एक आपको लिंक दिया होगा, वो भी आपने हेड में ऐड कर देना है। और उसके बाद अब अपनी इस एग्जाम्पल को रन करके चेक करें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो देर कैन बी एनी एरर एनी इशू, उसको चेक करें कि क्या एरर या इशू है जो कि ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कंसोल में कोई एरर आ रहा है, HTML में देखें, हेड में आपके पास जो लिंक आ रही है, जो CSS की फाइल है वो लोड हो रही है। हाँ जी, वो लोड हो रही है। आपके पास बॉडी में jQuery आ रही है, आ रही है। आपके पास बॉडी में डाटा टेबल आ रहा है, ओपन करें, डाटा टेबल का कोड भी आ रहा है। तो सिलेक्टर में इशू तो नहीं है। तो सिलेक्टर देखें, यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे आप सिलेक्टर में CSS का टेबल टैग नेम दे दें बस। ठीक है, अगर आपके टेबल की आईडी है तो आईडी दे दें, अगर आपके टेबल की आईडी नहीं है, सिंपल टेबल का टैग लगा, अगर क्लास है तो क्लास दे दें, नहीं तो टैग नेम दे दें। टैग नेम से क्या होगा, जहां जहां पे ये स्क्रिप्ट जिस जिस पेज पे लोड होगा वहां पे जो जो टेबल होगा उस पर ऑटोमेटिकली डाटा टेबल इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट CSS है डाटा टेबल की वो लग गई है ऑटोमेटिकली। और आपके जो कॉलम्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो सारी सर्चेबल भी हैं, सॉर्टेबल भी हैं, और आप नंबर ऑफ एंट्रीज पर कितनी रखवाना चाह रहे हैं, पेजर अपना कितना रखना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पेजर भी इंप्लीमेंट करेगा और आपकी एंट्री सर्चेबल भी होगी। आई थिंक सो, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए डाटा टेबल के मुतालिक। अगर कोई एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपके हैं तो आप dataTable.net पे जाके थोड़ी सी अगर उसकी एग्जांपल्स देख लें और कॉन्फ़िगरेशन के डॉक्यूमेंटेशन को देख लें तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे फ्रंट एंड रिएक्ट और इससे पहले डाटा टेबल से बनते थे, जितने फ्रंट एंड एप्लीकेशन थी जहाँ पे पेज लोड नहीं होता था, लोग डाटा टेबल को यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन सारी क्रिएट करते थे और सिंगल पेज एप्लीकेशन डाटा टेबल्स के ऊपर बना लेते थे। इट वॉज वेरी कूल आइडिया बाय दैट टाइम। लेकिन आजकल रिएक्ट और एंगुलर की वजह से हमारा फ्रंट एंड के इतना एम्पावर हो चुका है कि हमें डाटा टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो जिसके ऊपर बात करनी है वो है अपवर्क। सम ऑफ यू आस्क्ड मी यस्टरडे के किसी ने मुझे पूछा था कि हमें अगर इंटरव्यू कॉल आती है अपवर्क की तरफ से तो साथ आपने बताया था कि कोई इंग्लिश बेस्ड आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट साथ होना चाहिए। थोड़ा सा मैं वो दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अपवर्क की इंटरव्यू कॉल आपको आएगी जब आप बहुत सारे प्रपोजल्स पे या तो अप्लाई कर रहे हैं या आपको कोई जॉब मिल गई है। यानी आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं, उसके दौरान अपवर्क वाले आपको ईमेल करेंगे कि वो आपका अकाउंट जो है उसकी कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो आपका आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा अपवर्क वालों के साथ। ठीक है, उस शेड्यूल टाइम पे ईमेल पे वो लिंक देंगे आपको। अब लिंक में जाकर अपनी प्रोफाइल में अपना टाइम शेड्यूल कर लेंगे और उस टाइम पे आपकी अपवर्क वालों के साथ कॉल सेटअप हो जाएगी। ठीक है, कॉल वीडियो कॉल होगी, उनकी तरफ से स्क्रीन जो होगी वो आपको देख सकते हैं आपकी साइड से। आपने जहां बैठना है कोशिश करनी है कि रोशनी वाले कमरे में बैठे, पीछे वॉल कोशिश करें पेंटेड हो, रोशन हो कमरा, आपका फेस बड़ा क्लियर नजर आ रहा हो। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो आपसे पूछते क्या है, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, फुल नेम बताएं, जो प्रोफाइल पे नाम है वो बताएं। आपसे पूछेंगे आपका यूजर नेम क्या है, तो आपको अपना यूजर नेम पता होना चाहिए। यूजर नेम और प्रोफाइल का जो नेम है वो दोनों डिफरेंट है। यूजर नेम अकाउंट नेम होता है आपका, तो यूजर नेम क्या है वो आपसे पूछेंगे। फिर आपसे पूछेंगे आपने प्रोफाइल जो बनाई है वो किस स्किल की बनाई है, मेन स्किल कौन सी है, तो मेन स्किल के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि आप कितनी देर से इसमें काम कर रहे हैं, आप उन्हें बताएंगे आप कितनी देर से काम कर रहे हैं। फिर आपसे पूछेंगे आपकी करंटली कोई जॉब ओपन है, हाँ जी ओपन है। आपके क्लाइंट का नाम क्या है, आपको अपने क्लाइंट का नाम पता होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।
जॉब का टाइटल आपसे पूछेंगे, जॉब टाइटल क्या है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझसे पूछी गई है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बंदे से इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, कुछ लोगों को सिर्फ वो हालचाल पूछते हैं, पिक्चर देखते हैं, कंफर्म करते हैं और प्रोफाइल वो आपकी ओके कर देते हैं। कुछ लोगों से वो एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रोफाइल अगर पुरानी है, 6 महीने से इनएक्टिव है, एकदम आके वो काम करना शुरू कर देते हैं और पैसे कमाने लग जाते हैं, तो वो दे गॉट सस्पिशियस कि ये बंदा कोई दो नंबरी कर रहा है, 6 महीने में इसने कुछ नहीं कमाया और अचानक से इसने प्रपोजल भेजे हैं, इसको रिस्पॉन्स भी आ रहा है और ये पैसे भी कमा रहा है, तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी प्रोफाइल जो थी वो 6-8 महीने पुरानी थी, तो देन दे आस्क्ड मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर आपका कितनी देर का तजुर्बा आपकी फील्ड पे या जिस चीज़ में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगर तो वो और ज़्यादा सस्पिशियस हो तो वो पूछ लेते हैं कि हम आपसे आपकी फील्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, आप क्वेश्चन कर लें। अब वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे पीएचपी के बारे में कि अगर एक बंदा किसी भी फाइल में काम करता है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल का लास्ट जो एक्सेस टाइम है वो शो करवाना है, तो लास्ट टाइम किस ये फाइल कब एक्सेस हुई थी, किस टाइम पे एक्सेस हुई थी। तो उस पे उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा और 3 ऑप्शन दी कि कौन सा ऐसा पीएचपी का फंक्शन है जो कि ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा फाइल लास्ट एक्सेस कब हुई थी, फाइल टाइम का, फाइल एट टाइम का, फाइल ऑन टाइम का, इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन है। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता था, डिस्पाइट के मैंने 3 साल काम किया हुआ था, लेकिन मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस यूज केस की। तो मैंने उसे कहा कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट दी ऑप्शन। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती या आपको समझ आ भी गई है लेकिन आप कंफ्यूज हैं, यू नीड सम टाइम, तो आप उसे कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अगर आपको इंग्लिश में बोल रहा है, आपको उसकी एक्सेंट की नहीं समझ आई, तो आप उससे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपको रिपीट करेगी। लड़की हो सकती है, कोई उधर उस साइड से कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। अब भी अगर आपको आंसर नहीं पता तो डोंट गो फॉर गूगल, उसी टाइम गूगल नहीं करना। कुछ लोग करते हैं क्वेश्चन हुआ साथ ही गूगल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं आपकी वीडियो शेयर हो रही होती है, तो ऐसा नहीं करना कि मोबाइल निकाल के गूगल करना शुरू कर दिया या साथ वाले टैब में फटाफट गूगल ओपन कर लिया और आंसर सर्च करना शुरू कर दिया। नो, गलत आंसर आपको नहीं पता, आपको जो अंदाजा से लगता है आप वो दे दें, कॉन्फिडेंट होके दें। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई आई थिंक सो दैट ऑप्शन बी इज द बेस्ट वन फॉर दिस केस, तो वो आप उसे बता दें। तो मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन सेशंस के बारे में पूछा गया था, सेशंस कैसे एंड होते हैं पीएचपी में। एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे याद नहीं है। तो 3 क्वेश्चन में से मेरे 2 ठीक थे और एक गलत था एट दैट टाइम। और आफ्टर 15 मिनट्स मेरी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई हो गई थी। ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप अपना ऐसा करें कि आप अपना जो पासपोर्ट है वो अपने साथ बिल्कुल अपने फेस के साथ रखें स्क्रीन के सामने। ठीक है, आपको उनकी ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होगी, आपको वो बंदा इंटरव्यू करने वाला नहीं नजर आ रहा होगा, आपकी साइड से सारी स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो आपने अपने फेस के साथ, अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट रख लें, सीएनआईसी है सीएनआईसी रख लें, उर्दू में है डजेंट मैटर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है इंग्लिश में, आप वो रख लें। वो स्क्रीन वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट रखें। अगर आप वो चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो मैंने उसे पूछा कि यार मेरे पास इस टाइम पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम लिंक वेयर आई कैन अपलोड माई डॉक्यूमेंट, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव माई पासपोर्ट विद मी। तो उसने मुझे कहा ठीक है, मैं आपको ईमेल करूंगी, उस ईमेल में आपको एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक पे जाके अपने पासपोर्ट की पिक्चर को अपलोड कर देना है। तो इन दैट केस अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट राइट नाउ नहीं है, तो आप उनसे कहते हैं कि आप हमें कोई वे बता दें, कोई लिंक दे दें जहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरा सीएनआईसी है, ये मेरे पास अवेलेबल है, पासपोर्ट अभी नहीं है, तो क्या मैं इसकी पिक्चर भेज सकता हूँ आपको, पासपोर्ट मेरा अभी नहीं बना। तो वो आपको बता देंगे कि अल्टरनेटिव में आप ये नहीं ये चीज़ कर लें। और अगर आपके पास राइट ना वो चीज़ नहीं है, तो आप एक लिंक में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, उसके ऊपर वो आपको भेजेंगे कि 48 आवर्स में आपको कंफर्मेशन देंगे आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, आप कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज मुझसे ये भी पूछा गया था कि मेरा अकाउंट किस मंथ में बना था, क्योंकि 1 साल बाद मैं अकाउंट यूज कर रहा था। सो दे आस्क्ड मी कि आपका अकाउंट कब बना है? मैंने बताया कि पिछले साल में मैंने बनाया। तो किस टाइम बनाया था पिछले साल में? तो मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं पता था, लेकिन मुझे ड्यूरेशन याद थी कि मैंने जून या जुलाई के अंदर अकाउंट बनाया है। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि लास्ट ईयर बिटवीन बिटवीन जून टू अगस्त मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट बिटवीन जून टू अगस्त आई हैड क्रिएटेड दिस अकाउंट। सो उसको कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यार इसका जुलाई में अकाउंट बना हुआ है, तो इसको एक्यूरेट डेट नहीं याद, तो दैट्स ओके।
सो टैकल करना सीखें कि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करके आपने आंसर देना, क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर दे लें, ताकि आप बिल्कुल ही जो है वो नो ना करें किसी चीज के ऊपर। तो मेरा तकरीबन को 10 एक मिनट का इंटरव्यू था, समटाइम्स कुछ लोगों के 1 2 मिनट के होते हैं, कुछ के 15 मिनट के एक्सटेंसिव इंटरव्यूज भी होते हैं। सो सारा एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि घबराने वाली चीज़ नहीं है। आपके फ्रेश अकाउंट्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछेंगे आपका नाम, आप किस स्पेसिफिक नीश को सेल कर रहे हैं, आपको किसी के साथ किसी क्लाइंट के साथ काम चल रहा है, किस क्लाइंट के साथ चल रहा है, उसका नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, दो चार चीज़ें पूछेंगे और आपकी प्रोफाइल को ओके कर देंगे। अगर आपसे कहेंगे इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपसे कहेंगे अपनी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है या जो एड्रेस कंफर्म करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट का फ्रंट पेज का स्क्रीनशॉट आप हमें दे दें या अपलोड कर दें। तो जो डाटा वो मांगेंगे आप उन्हें वो डाटा दे देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। 70 to 90% चांसेस है कि इंटरव्यू का जो आपको नोटिफिकेशन या ईमेल आती है वो तब आएगी जब आप कोई जॉब कर रहे होंगे अपवर्क के ऊपर, उससे पहले नहीं आएगी। उससे पहले क्या होगा, अगर आप एग्रेसिवली जॉब पे अप्लाई करें, जैसे मैंने बोला हुआ है कि अगर आपके पास 60 या 70 कनेक्ट्स हैं तो आपको मैक्सिमम एक दिन में 2 जॉब्स पे अप्लाई करना है, ताकि आप 60 कनेक्ट्स को एटलीस्ट 30 डेज में यूज कर सकें। 30 into 2 will be 60, तो आप 2 जॉब्स पर डे अप्लाई करेंगे। और एट अ टाइम ये नहीं कि आप महीने का एंड है, आपके पास 10 दिन बचे हैं और आपके पास 70 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप पूरा महीना बिल्डिंग नहीं कर सके तो आप 10 दिन में बैठ के सारी जॉब्स पे अप्लाई कर दें। नहीं, ये सिस्टम गलत है। आप ज्यादा जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, उनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर रहा है, इसको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो आपको ईमेल कर देते हैं कि आपकी प्रोफाइल हमने सस्पेंड कर दी है, आपकी सर्विस जो है वो क्वालिटी की नहीं है, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो दे आर नॉट हैप्पी विद योर सर्विस, तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। सो उससे बचने के लिए सिर्फ इतना करना है कि दिन के अंदर 2 जॉब्स में मैक्सिमम कोई जॉब तीसरी आपको नजर आ गई है कि बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मैच करती है, तो आप वहां पे उसको अप्लाई कर लें। ठीक है। और इसके अलावा आपको सिर्फ मैक्सिमम दिन में 2 जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है। और प्रपोजल जो है वो किस तरह से लिखना है, प्रपोजल जो है वो टेलर्ड प्रपोजल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। कुछ लोगों ने टेम्पलेट बना के रखे होते हैं, टेम्पलेट पे टेम्पलेट भेज रहे हैं और वहां से काम उठा रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रपोजल के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक मुकम्मल लेक्चर रखेंगे। 2 केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो केस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्यू वीक्स अगो, लेकिन काफी सारे लोग हैं स्टिल मुझसे प्रपोजल पे क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रपोजल कैसे लिखना है। तो एक एक्सटेंसिव आपके साथ एग्जांपल मैं शेयर कर दूंगा, या हम रन टाइम पे किसी अकाउंट से देखेंगे कि कोई जॉब अवेलेबल है जो कि हमारी स्किल से मैच करती है, वर्डप्रेस से या कस्टमाइजेशन से, उसके ऊपर हम लोग एक प्रपोजल जो है वो भेजेंगे। वी विल टेक अराउंड 30 to 30 minutes to 1 hour ऑन दैट प्रपोजल। उससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि प्रपोजल कैसे भेजना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आप लोग इस काबिल हैं कि यू कैन वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू PHP। तो विद द नेक्स्ट 2 वीक्स यू विल बी एबल टू वर्क ऑन वर्डप्रेस आल्सो। कस्टमाइज किस्म के प्रोजेक्ट आप वर्डप्रेस पे भी बना सकेंगे। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अगर आप अपने मिजान बैंक के अकाउंट्स अगर बनवा लें तो दैट विल बी बेनिफिशियल। मिजान बैंक के अकाउंट्स बनवाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सियालकोट में जो लोग हैं, वी ट्राई टू हैव दैट फैसिलिटी फॉर देम इन द सेंटर, लेकिन अभी सेंटर ऑफ है। तो आपके पास सदर कैंट में जो मिजान की ब्रांच है वहाँ पे हमारे पास हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब मिजान के जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ ऑलरेडी वो लिंक्ड है। ठीक है। वो उधर बैठते हैं, उनको पता है, एक मिस है और एक उधर है लड़का, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, इनाम नाम है शायद। और वो उनको पता है ई रोजगार का कि हमारे काफी सारे बच्चे आके यहाँ से अकाउंट साइन अप करवाते हैं। तो आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको, आपने सिर्फ अपना ID कार्ड लेके जाना है। आपको जो मिजान है उसका आसान अकाउंट वो ओपन कर देंगे। आसान अकाउंट के अंदर आपकी सिंपल एक चीज़ है कि थंब इम्प्रेशन सिर्फ होता है या सिग्नेचर होते हैं, और चेकबुक शायद इशू नहीं होती, सिर्फ डेबिट कार्ड इशू होता है। तो हमें बेसिकली डेबिट कार्ड चाहिए। वो डेबिट कार्ड अगर आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं करंट खुलवा लें, अगर आप आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं तो आसान खुलवा लें। 1000 रुपीज मैक्सिमम आपको लेके जाने होते हैं, और उसमें से जो आपके चार्जेस होते हैं वो कट जाते हैं, बाकी पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो आप अप्लाई कर लेंगे तो उससे आप अपवर्क के ऊपर अपने मेंबरशिप्स और कनेक्ट खरीद सकते हैं। तो फिर आप अपवर्क पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपवर्क से ही 2 3 जॉब्स करके आप वो सारे पैसे रिकवर कर लेते हैं। जब आप अपवर्क पे पैसे कमा लेते हैं तो फिर आपको अपने लोकल बैंक से ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप अपवर्क के ही कमाए हुए पैसों से पर मंथ अपने जो पेमेंट है फ्रीलांसर प्लस मेंबरशिप की वो पे कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो स्टिल यू कैन आस्क मी।
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, सब क्वेश्चंस क्लियर है? आई नो कि आप लोगों का एक ही कंसर्न क्वेश्चन है, वो सिर्फ प्रपोजल का है। जो सबको एक ही क्रेज है, प्रपोजल। प्रपोजल कैसे लिखना है, प्रपोजल कैसे होगा, क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे होगी, पैसे कैसे आएंगे, इसके अलावा आप लोगों का कंसर्न क्वेश्चन कोई नहीं है। ऐसे ही है। चलें, गुड है अगर क्लियर हो गया तो। प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कोई इशू है किसी को तो यू कैन आस्क मी। सिस्टम्स की बात मैं कर रहा था, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सिस्टम्स। कौन कौन सा सिस्टम होना चाहिए और उसमें आपने क्या क्या क्रिएट करना है। 5 डिफरेंट सिस्टम मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। आप में से जो भी जिसके लिए इंटरेस्टेड होगा, आई विल साइन अप फॉर दैट, एंड वीकेंड्स के ऊपर मुझे आपसे वो सिस्टम्स के ऊपर अपडेट चाहिए। अच्छा जी। सबसे पहला आप बनाएंगे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा होगा जी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या ब्लड बैंक सिस्टम कर लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ना करें, ब्लड बैंक। ठीक है। थर्ड, यू विल क्रिएट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और फोर्थ वन में आप क्रिएट करेंगे ऑनलाइन, नहीं ऑनलाइन शॉपिंग पे ना जाए, आप नहीं कर सकेंगे अभी। होटल मैनेजमेंट सिस्टम। और फिफ्थ वन पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वो सिस्टम है जो मैंने सबसे ज़्यादा देखे हुए हैं ड्यूरिंग फ्रीलांस, जिन सिस्टम्स का सबसे ज़्यादा काम मैंने देखा हुआ है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि 6 6 8 8 महीने के होते हैं, और आप उन पे पर आवर $10 पर आवर, $20, $30 पर आवर काम कर रहे होते हैं 6 6 8 8 महीने के लिए। एक ही सिस्टम आपके 12 15 लाख रुपए उससे निकल आते हैं एक सिस्टम पे काम करते करते ही। उन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी लॉजिक्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कोप मैं डिफाइन करने लगा हूँ इन सब सिस्टम्स में क्या क्या होगा। स्कोप फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसमें क्या क्या काम हो सकता है। दिस दिस सिस्टम will show all properties to the user that are available for rent or buying on home page of the website. There will be there will be an admin who will
be able to add new users who can manage, update, create any kind of प्रॉपर्टी। ठीक, और क्या होगा इसके अंदर? देयर विल बी डिफरेंट यूजर टाइप्स लाइक, इस तरह के ऑनर, लिस्ट डाउन हो सकता है। यूजर कैन सर्च प्रॉपर्टी फ्रॉम वेबसाइट यूजिंग एरिया, यानी लोकेशन, एरिया, सेल या रेंट के लिए प्रॉपर्टी, उसकी बेस पे ये सब फिल्टर्स हैं, सर्च फिल्टर्स हैं। सेल और रेंटल प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा एक और कर लें, नियर बाय, नियर बाय मी, जो प्रॉपर्टीज मेरे करीब करीब अवेलेबल है। ठीक है, ये स्कोप हो गया इस सिस्टम के लिए। तो बेसिकली होगा क्या कि एक सिस्टम बनेगा जिसमें एक एडमिन होगा जो कि डिफरेंट यूजर्स ऐड कर सकता है। उन यूजर्स में से कोई ऐसा यूजर होगा जो कि प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा होगा, पब्लिश अनपब्लिश कर रहा होगा। और कुछ साइन अप लिंक्स होने चाहिए कुछ यूजर्स के लिए जो कि एज एन ऑनर साइन अप हो जाए, कस्टमर साइन अप हो जाए, और वो आके अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपडेट करें और अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट डाउन करें। सो सेपरेट डैशबोर्ड्स for owner to see all his uploaded properties for rent or sale, or customer to see all his favorite properties, इसको उसने favorite mark किया हुआ है। ठीक है, एक ये सिस्टम का स्कोप डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और एक इस सिस्टम का स्कोप डिफाइन कर रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट सिस्टम का। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम्पल booking.com। अच्छा जी, there will be hotels listed on the homepage of website. Each hotel will have a detailed hotel information page. Each hotel information page will have details about rooms available with respect to bed available। कोई रूम ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल बेड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो सिंगल बेड होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ट्विन बेड होता है। ट्विन का नहीं, आपको समझ आएगा, डिलक्स या मास्टर बेड कह लें। ठीक है, तो रूम की टाइप्स होती हैं बेसिकली, इसको हम बोलेंगे स्टेटेड एज रूम टाइप्स। वाईफाई अवेलेबल है या नहीं, ब्रेकफास्ट, आयरन एंड सच काइंड ऑफ अदर फैसिलिटीज। ठीक है, और इसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर देयर विल बी multiple hotels listed from multiple cities
or user should be able to narrow down the search results through filters like सिटी, जिसमें आपको होटल चाहिए, होटल रेटिंग 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, और चीप या प्राइसी या प्रीमियम कह लें, या होटल लेवल कह लें आप, होटल लेवल की बेस पे सर्च हो। और इसके अलावा सर्च हो जी नियर बाय ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ट्रेन स्टेशन के साथ तो नियर बाय में है, तो ये चीज़ आपकी फैसिलिटी में आ जाएगी कि पास उसके कोई ट्रेन स्टेशन है या नहीं है उस होटल के। ठीक है। और देयर विल बी separate dashboards for hotel managers who can upload new pictures of hotel and manage hotel information, view bookings from users, etc. Or customer will be able to see what hotel he has booked. ठीक, या रूम ही हैज बुक। ये दो सिस्टम आई थिंक आर इनफ। ये दो सिस्टम इस टाइम सॉलिड रॉकिंग है आपके डिफरेंट जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है। तीसरा सिस्टम इसमें जो आ सकता है दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला। और चौथा रेस्टोरेंट, और अब कोविड की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड बैंक सिस्टम के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। ठीक है। ऑनलाइन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं, और डिफरेंट रिसोर्सेज हैं मेडिकल के, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही होंगी। अदरवाइज ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर बेसिकली पॉपुलर सिस्टम्स जिनको लोग बनवाना चाहते हैं। इस तरह के सिस्टम्स के लिए लोग डेवलपर्स को और कंपनीज को, एजेंसीज को ढूंढ रहे होते हैं, एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स। सो फॉर नाउ आई थिंक आई एम जस्ट शॉर्टनिंग इट टू 2 सिस्टम्स, जिसमें भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका स्कोप क्या हो सकता है, लाइक udemy कर लें, udemy.com। This system will have different courses listed on the website homepage। ठीक है। each course each course will be buyable or bookable, or there will be an admin who is managing different people who are uploading their courses on the website। ठीक है। when a user uploads a course, he can create a sequence of the videos inside that course। Yeah, customers can buy the course and they can see these videos posted over system like YouTube or other CDN like Vimeo। ठीक है, जो स्ट्रीमिंग मीडियम है दूसरे। और यहाँ से वो देख रहे होते हैं वीडियोस, देखेंगे वेबसाइट के ऊपर ही लिंक, बस वहां से आ रहे होंगे, एंड दे कैन गो नेक्स्ट और प्रीवियस टू सी
any other video, or their current video time should be stored and reinstated when they come to dashboard for next time. ठीक है, जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से रीस्टार्ट होगा या कंटिन्यू होगा। और इसके अलावा once a course is completed by a user, system should generate a PDF based certificate for the user where he can download it through his account link। ठीक है, माई अकाउंट में जाके कहीं पे भी वो उस लिंक को, उस PDF को डाउनलोड कर लेगा जो कि उसका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ इसमें से आप अपना सिस्टम खुद पिक कर लें जो आप बनाना चाह रहे हैं, एंड ट्राई टू मेक दैट। और कोशिश करें इस वीकेंड तक आप इसका मैक्सिमम कवर कर लें। और इन द बैकग्राउंड हम जब आगे चीज़ों पे चलेंगे इसको साथ साथ चलाते जाएंगे। आई विल बी शेयरिंग डिफरेंट केसेस एंड टेलिंग यू एग्जांपल्स ऑफ दैट कि किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ये 3 सिस्टम्स दीज आर इनफ फॉर मेकिंग यू सॉलिड रॉकिंग वेब डेवलपर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 सिस्टम अगर आप बना लेते हैं तो आई थिंक सो कि यू कैन डू एनी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट ना, हाँ ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग दीज आर एडवांस्ड कंसेप्ट, इनको छोड़ के जितना भी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हैं इजीली। तो ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सो हर एक बंदा नीचे कमेंट कर देगा जोन सा भी सिस्टम वो बनाना चाह रहा है उस पर। चलो जी, इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ हो गई शेयर, ग्रुप में लिस्ट भी आपके पास आ गई है। सो जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया LMS के अंदर। फोर्थ पॉइंट, हाँ जब भी देखें, मैं अगर कोर्स जो है वो अपना अपलोड करने जा रहा हूँ, मैं एज अ सेलर, देखें Udemy के ऊपर डिफरेंट दूसरे लोगों के सिस्टम हैं जो कि वो Udemy उनको सेल कर रहा है और कमीशन कमा रहा है। तो मैं अगर एज अ ऑथर वहां पे आके अपना कोई कोर्स अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह का टूल होना चाहिए वेबसाइट के अंदर जहाँ पे मैं एक कोर्स क्रिएट करूँ, उस कोर्स को एडिट करते हुए अपनी 12 वीडियोस जो है जिनको अपलोड करना है, या 12 वीडियोस के लिंक जो देने हैं चाहे वो यूट्यूब पे अपलोडेड है उनके लिंक दूं और उनका सीक्वेंस सेट करूं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू।
कौन सी वीडियो पहले है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, कौन सी चौथी है। इस तरह से मैं 12 वीडियोस का लिंक दे सकूं, 12 वीडियोस को सीक्वेंस दे सकूं, और उसी सीक्वेंस में वो वीडियोस अब हमारे यूजर्स के पास प्ले होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सीक्वेंस को जो है वो आप जिस तरह अपलोड कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आए, नहीं, जो सीक्वेंस सेट किया गया है उस सीक्वेंस में हमारे कस्टमर्स के पास होनी चाहिए, ताकि वो वीडियोस 1 2 3 4 करके सारे पार्ट्स कंप्लीट करके कोर्स को कंप्लीट करें। और जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो जैसी सारी वीडियोस एक दफ़ा देखी जाए, लास्ट पे अगर आप क्विज रखना चाहते हैं रख लें, नहीं विदाउट क्विज एक पीडीएफ सर्टिफिकेट उनका तैयार हो जाए उनके नाम पे, जो कि उनके अकाउंट के सेक्शन में, प्रोफाइल के सेक्शन में जो है वो शो होना शुरू हो जाए, जहां से वो अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो यू कैन आस्क मी ऑन द वे। अभी आप कोशिश करें कि अपने सिस्टम को फाइनलाइज करके कमेंट कर दें पोस्ट के नीचे, और अपने सिस्टम को स्टार्ट करें ताकि इस वीकेंड तक आप मैक्सिमम अचीव करें, सो वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और कोड में किसी को कोई इशू आया तो यू कैन आस्क मी। स्टिल अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो लेट मी नो। ओके, आई थिंक सो इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं गपशप। सिर्फ सिस्टम के बारे में कमेंट लाजमी कर दीजिएगा कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कल अगर कोई डिस्कशन होनी है तो हम डिस्कशन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।